हो गया। पर्यावरण की कक्षाओं के क्रम में ये पहली कक्षा है। इसमें से आपको 6 या 7 कक्षाओं में से आपका ये सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज हम समझते हैं पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ, इसके घटक। पर्यावरण हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग इसका सेंस है। हिंदी में परि और आवरण शब्द से मिलकर के बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है घेरना। अगर हम इसी में एक जीव शब्द को बीच में एंटर कर दें, अब इसकी परिभाषा बनेगी, जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। जीव को चारों ओर से घेरे है, यही पर्यावरण है। अंग्रेजी में एनवायरनमेंट शब्द का ही हिंदी रूपांतर है पर्यावरण। और एनवायरनमेंट जो है ये फ्रेंच शब्द एनवायरनर शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पास पड़ोस। अर्थात जीव के पास पड़ोस में या आसपास पाए जाने वाला जो भी आवरण है वो सारा का सारा पर्यावरण के अंतर्गत आता है। इसके घटकों की बात करें तो प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्रश्न में पूछता है कि पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो पर्यावरण के 2 ही घटक हैं, पहला प्राकृतिक घटक और दूसरा मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक जैविक और अजैविक 2 से मिलकर के बना हुआ है। मानव निर्मित घटक में किसी भी जीव के द्वारा जो निर्मित चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। जैविक के अंतर्गत बायोटिक, अबायोटिक, जैविक में सजीव, वनस्पति और जीव जंतु। अजैविक प्रकृति द्वारा निर्मित जो निर्जीव पदार्थ हैं वो अजैविक में आते हैं। पर्वत और जैसे पर्वत, पठार, नदी, झरने, बहुत सारी चीज़ें, ये सारा का सारा अजैविक में है। पॉज करो थोड़ा सा। जैविक, अजैविक और मानव निर्मित, इनमें थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक घटक इनमें जीवन नहीं पाया जाता है लेकिन प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। और मानव निर्मित या किसी जीव के द्वारा निर्मित जो चीज़ें हैं वो सारा का सारा मानव निर्मित घटक में चला जाएगा। जैसे इनमें एक चीज़ समझते हैं, जैसे वनस्पति में पेड़ पौधे, जंतु में जैसे शेर, बिल्ली, चूहा, पर्वत, पठार, नदियाँ, ये अजैविक लेकिन प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। मानव द्वारा जो निर्मित है, जैसे किसी जीव जंतु का घोंसला हो गया, किसी जीव का घोंसला, घोंसला हो गया, उनके आवास। अब हम बात करते हैं अजैविक में पर्वत, पठार, नदियाँ, दिन रात, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि इसके अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा रुको। पर्यावरण और मानव के बीच संबंधों के क्रम को देखें तो पहला काल आदि मानव का है, आखेटक काल है और आदि मानव का काल है। आदि मानव जंगलों में रहता था, आपको विदित है। ये जो काल था इसके बीच में जो संबंध था ये कारक का संबंध था। कारक का अर्थ मतलब होता है करने वाला, तो कारक का संबंध था। मनुष्य का नाम था पाता और दाता मानव। कारण उसका ये था कि उसने प्रकृति से कुछ प्राप्त किया और प्रकृति को कुछ दिया। जाने अनजाने में पर्यावरण का फायदा पहुंचाया उसने। जैसे कुछ खाना खाया, फल खाए, किसी चीज़ के फल खाया और उस फल के जो बीज है उसको कहीं दूसरी जगह फेंका इसने, तो वो जो फल है जो दूसरी जगह नहीं जम पा रहा था, तो वनस्पति जो दूसरी जगह नहीं जम पा रही थी वह दूसरी जगह भी विकसित होना शुरू हुई। इसलिए इसका नाम पाता और दाता मानव हुआ। पहला काल था। दूसरा काल था पशुपालन का। जब मनुष्य चारों तरफ घूमता रहा, उसको असुविधा महसूस हुई तो उसने कुछ जानवर पालना शुरू किया। उसका कारण था कि जब लोग अकेले रहते थे,
शेर आया या विभिन्न प्रकार के जंगली जीव आए, उन्होंने किसी को खा लिया, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होने लगी और ये समस्या तैयार होने लगी। परिणाम स्वरूप उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया और पशुओं को अगर बाहर बांध देते थे, कोई जो आया भी तो पशुओं को जैसे उसने खाया तो ये लोग जान जाते थे और भाग गए थे वहाँ पर। तो उन्होंने दूसरे समय में पशुपालन का सीखा और जब पशुपालन को सीखा तो उस मानव को सामाजिक मानव कहा गया, क्योंकि उसके अंदर एक समाज में रहने की भावना विकसित हुई। फिर पर्यावरण का जो तीसरा काल है ये कृषि काल है। इसमें परिवर्तनकर्ता मनुष्य जो था उसका संबंध था परिवर्तनकर्ता का, क्योंकि उसने कृषि के लिए विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को, पेड़ों को काटा, कृषि के योग्य बनाया और ऐसे मानव का जो नाम था वो रखा गया आर्थिक मानव, क्योंकि इसकी आर्थिक गतिविधियों के कारण यह कृषि का कार्य करता रहा और आर्थिक गतिविधियां करता है, इसलिए इसको आर्थिक मानव कहा गया। इसका जो संबंध था परिवर्तनकर्ता का था, क्योंकि इसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू की। यहीं से इसने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य शुरू किया। अब चौथे काल की बात करते हैं तो ये वर्तमान काल है, जिसको प्रौद्योगिकी काल कहते हैं। और जो आज का मानव है ये प्रकृति के साथ विध्वंस कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, विनाशक का कार्य कर रहा है। इसलिए जो आज के मानव का संबंध है वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ, वो विध्वंसक का है और इस मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की मशीनों से, कल कारखानों से धुआं निकालता है, कहीं कुछ होता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। हो गया। पर्यावरण की अवधारणाओं पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहली है नियतिवादी अवधारणा, दूसरी संभववादी, तीसरी नवनियतिवादी और चौथी पारिस्थितिकीय। चारों अवधारणाओं में से एक एक को समझते हैं थोड़ा सा। यह नियतिवादी अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, मनुष्य को गौड़ मानती है, मानव प्रकृति के हाथों का खिलौना है। इसको नवनियतिवादी जो है इसको पर्यावरणीय उपागम भी कहा जाता है और यह प्रकृति केंद्रित अवधारणा है, इसमें प्रकृति को ही श्रेष्ठ माना जाता है। संभववादी अवधारणा में मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है, प्रकृति को गौड़ माना जाता है, मनुष्य इसमें गौड़ है। नवनियतिवादी अवधारणा दोनों को समान माना गया है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। इसके जो प्रतिपादक हैं ये ग्रिफिथ टेलर हैं। इसमें इसका प्रतिपादक लिखने का कारण ही सिर्फ यही है कि नवनियतिवादी जो अवधारणा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पर कार्य करती है। सतत विकास और जो संसाधन हैं इनका उतना उपयोग किया जाए कि अगली जो आने वाली जनरेशन्स है, पीढ़ी है, उसके लिए भी रिसोर्सेस बचे रहें। इसलिए नवनियतिवादी अवधारणा जो है यही आज के समय में अपनाई जा रही है और इसीलिए इसी का डिटेल देना अनिवार्य था। पारिस्थितिकीय जो अवधारणा है ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, जबकि मनुष्य को प्रकृति का अंग मानती है। प्रकृति है वह परिवर्तन का मौका प्रदान करती है और समाज की स्थिरता पर बल देती है। तो ध्यान देने वाला जो पेपर में आपके महत्वपूर्ण है वो है नवनियतिवादी। अब थोड़ा सा पास करो, हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं पारिस्थितिकी की। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले का नाम है आइकस और लोगोस। आइकस का मतलब होता है कि रहने का स्थान और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अर्थात रहने के स्थान का अध्ययन करना। अब किसके अध्ययन करना है तो इसमें आप एक शब्द को जोड़िए, जीव को जोड़िए, अर्थात जीव के रहने के स्थान का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने किया था। इसकी मान्यता NCERT में है। तो प्रश्न आता है कि पारिस्थितिकी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति, ये जो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल, टॉन्सले और 2-3 विचारक दे देता है और प्रश्न पूछा करता है। तो इस प्रश्न में आपको
सिर्फ यही ध्यान देना है कि इकोलॉजी जो है पारिस्थितिकी शब्द इसका अध्ययन सबसे सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी घटक जल और भोजन तथा आवास, कोई भी जीव है जल को प्राप्त करेगा, भोजन और उसका आवास, ये सारा का सारा पारिस्थितिकी के अंतर्गत, इसके घटक के अंतर्गत आ जाती है। अब अगर हम बात करें दो चीज़ें, एक पर्यावास और एक निकेत। जीव के रहने का स्थान पर्यावास कहलाता है और जीव की जो कार्य करने की क्षमता है वो निकेत कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता एक व्यावहारिक इकाई होती है और ये निवास की इकाई है, अर्थात पर्यावरण में जीव का आवास ही उसका पर्यावरण होता है और जो उसके कार्य करने की क्षमता है वो निकेत कहलाती है। अब आवास, विभिन्न जीवों का आवास एक हो सकता है, जैसे जंगल में शेर भी रहता है, हाथी भी रहता है, लेकिन निकेत अलग अलग होते हैं। निकेत जो है क्योंकि उसकी कार्य क्षमता है तो विभिन्न पर्यावास में कार्य करने की जो क्षमता है वो अलग अलग हो सकती है, जबकि निवास पर्यावास में रहने का जो स्थान है ये विभिन्न जीवों का एक हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। रुको, अब देखते हैं परितंत्र के बारे में। पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम जीव की अंतःक्रिया है, जीव जैविक और अजैविक जीवों के मध्य जो अंतःक्रिया है उसका वैज्ञानिक अध्ययन इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ है जैविक और अजैविक जीवों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाए, इसी को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। 1935 में एजी टॉन्सले ने इसका अध्ययन की, इसका सर्वप्रथम इस विधा का प्रयोग किया था। तो आप लिख सकते हैं 1935 में एजी टॉन्सले। एक कावन समस्या है दोनों प्रश्नों में, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में देखने में एक समस्या आती है, तो एक मिनट में समझते हैं। इकोलॉजी और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पे आपको मिलेंगे एजी टॉन्सले या इधर आपको मिलेगा अर्नेस्ट हैकल। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें जो टी है, टॉन्सले का टी और ये टी मैच कर रहा है, तो इस बोलने में समस्या नहीं होगी क्योंकि यही दोनों एक साथ प्रश्न पूछता है। अब परितंत्र के प्रकारों की बात करें तो परितंत्र दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक परितंत्र जो है वो इसके भी दो भाग हैं, पहला सौर किरण पर आश्रित, दूसरा वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित। सौर किरण पर आश्रित मतलब सूर्य की रोशनी पर जो भी परितंत्र आश्रित हैं वो सारे के सारे प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आएंगे। प्राकृतिक में पहला सौर किरण के अंतर्गत आएंगे। समुद्र, नदियाँ और वन, अगर इनमें सूर्य की रोशनी न पहुँचे तो इनका विकास हो पाना संभव नहीं है, इसलिए ये जो परितंत्र हैं समुद्र, नदियाँ, वन, ये सारे के सारे सौर किरण पर आश्रित हैं। वैकल्पिक ऊर्जा पर आश्रित जैसे ज्वार भाटा, ज्वार नदमुख और मानव निर्मित जो परितंत्र है वो दो प्रकार के हैं, एक सौर किरण पर आश्रित है और एक जीवाश्म ईंधन पर आश्रित है। सौर किरण पर आश्रित जैसे खेत, बगीचा, तालाब, जीवाश्म ईंधन पर शहरी और ग्रामीण, इस तरह से इसको परितंत्र को इतने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब एक प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर सबसे स्थिर परितंत्र कौन सा है? तो अगर हम इसकी बात करें